गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? ओके। आज का हमारा टॉपिक है एआरसी रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो इसको आपसे पता चलेगा कि अभी तक जो है कौन कौन सी स्कीम आई और किस किस स्कीम में क्या क्या ड्रॉबैक थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा लेक्चर जो है 2 या 3 पार्ट में होगा, तो आज हम जो है बेसिक पार्ट समझेंगे इसका। बाकी के 2 पार्ट जो है हम आने वाले दिनों में समझेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एआरसी की रिपोर्ट जो आपके प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट है। और पूरी एआरसी की रिपोर्ट को हम करेंगे पूरे 1 या 1.5 महीने में खत्म। एक एक चैप्टर को कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले महात्मा गांधी जी की कोटेशन आपको दिख रही है। द मेजर ऑफ ए कंट्री ग्रेटनेस शुड बी बेस्ड ऑन द हाउ वेल इट केयर फॉर इट्स मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये बताता है कि भैया आपका देश जो है कितना महान है। क्या सबको समझ में आ रहा है? और गांधी जी की ये कोटेशन आप ऐसे में भी लिख सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, कहीं पे भी जो है। जैसे मान लो पेपर 2 में जो है आपका क्या है, गवर्नमेंट स्कीम है फॉर वल्नरेबल ग्रुप, तो आप इसमें लिख सकते हो ये सीधे कोटेशन। और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये कोटेशन याद होगी। आगे देखते हैं। हमारे देश में वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हुए हैं, सारे मैंने एक साथ लाके दे दिए हैं। और ये एआरसी की खूबसूरती है कि इन्होंने सब सम अप कर रखा है। सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया भारत सरकार जो है क्या कहते हैं, रोजगार को जनरेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रखा है उसने, उनकी एनालिसिस करो तो आपको सीधे पका पकाया क्वेश्चन मिल जाता है। देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम था वो था आपका रूरल मैन पावर प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आपने सुने भी नहीं होंगे। क्लियर? लेकिन आप अगर इसके नोट्स बना लोगे तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही शानदार हो जाएगी। 1960 से लेकर 1969 तक ये प्रोग्राम चला था। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द 2.5 मिलियन पर्सन इन एरिया एक्सपोज टू प्रोनाउंस सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देखो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो हिंदी माध्यम वाले भी क्या रहे, क्लास में बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। केवल अगर सोचोगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले भाग जाओगे, तो ऐसी क्लास पूरे उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलने वाली है, गारंटी है। ठीक है? एआरसी की सब समरी कराते हैं, कोई ऐसा एआरसी डिटेल में नहीं कराता है, क्योंकि एआरसी डिटेल में कराने के लिए ना, कराने वाले को भी एआरसी का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये कहता है कि भैया कि रूरल मैन पावर प्रोग्राम जो है, आरएमपी प्रोग्राम, ये 2.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, जहाँ पे क्या है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट के क्या है, केसेस है। जैसे कि आप देखो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, चीनी मिल। चीनी मिल का जो सीजन रहता है आपको पता है, इस समय चीनी मिल क्या होंगी, स्टार्ट होने वाली होंगी। ठीक है? और ये मार्च तक चलेंगी। और कोई कोई जो है फैक्ट्री फरवरी में बंद हो जाती है। क्लियर? बाकी मार्च के बाद का अगर मैं सीजन की बात करूं, तो उस समय क्या होता है, गन्ना तो आता नहीं है, तो चीनी मिल बंद हो जाती है। सही है सर? नो? तो चीनी मिल में देखा होगा आपने, दो प्रकार के वर्कर होंगे, एक परमानेंट और एक सीजनल।
जिनको केवल क्या है, सीजन टू सीजन 4 या 5 महीने ही क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। समझ में आया? ऐसे इलाकों में रोजगार प्रोवाइड करना किसका काम था, रूरल मैन पावर प्रोग्राम का था, जो 1960s में आया था। दूसरा प्रोग्राम है क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, CSRI। ये 1971 से 1974 तक ये प्रोग्राम चला था। हालांकि देखो अभी प्रोग्राम चलते नहीं है, लेकिन इन प्रोग्राम को याद रखना बहुत जरूरी है हम अपनी आंसर राइटिंग के लिए। इस प्रोग्राम में क्या था कि 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, 350 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सरकार ने 350 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया और वहां पे क्या करा, 1,000 लोगों को रोजगार देने के लिए क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट निकाली गई। सबको समझ में आ रहा है? प्योर हिंदी में बोल रहा हूं, तो हिंदी माध्यम वाले भी चाहे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं आज की क्लास से भी। क्लियर? तीसरा प्रोग्राम था DPAP। इसका मतलब क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, कॉमा रूरल वर्क प्रोग्राम। क्लियर? ये था आपका 71 से लेके 73 तक। इसमें क्या था, मिटिगेट द सीवियरिटी ऑफ स्कार्सिटी कंडीशन बाय ऑर्गेनाइजिंग लेबर इंटेंसिव एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्क सो डेट एज टू जनरेट कंसिडरेबल एम्प्लॉयमेंट। आगे देखो इस स्कीम का कंटिन्यू है, लास्ट में यही स्कीम क्या बन गई आपकी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बनी। क्लियर? या उसके बाद जो है नई स्कीम ये आई आपकी, आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस स्कीम को खाली इतना ही देखो, 1971 से 73 तक कौन सी थी आपकी, DPAP थी। इसके बाद जो है आपकी 77 में एक नई स्कीम आई जिसका नाम है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या होता था, ये स्कीम आपने सुनी भी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी। generate gainful employment to a large number of unemployed and underemployed person। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने PhD कर रखी है, आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और नौकरी आपको कौन सी मिल रही है, पियोन वाली, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है? आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको रोजगार नहीं मिलना। तो इनका मेन मकसद ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन मैन और वुमेन दोनों में क्या करना, खत्म करना रूरल लेवल पे, और क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट। कम्युनिटी एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि तालाब, ये क्या है, कम्युनिटी एसेट है। पंचायत का ऑफिस क्या है, कम्युनिटी एसेट है। पुलिया बन जाना कहीं पे क्या है, कम्युनिटी एसेट है। रोड बनना क्या है, कम्युनिटी एसेट है। ठीक है? तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में जो है खाने के बदले क्या आपका काम लिया जाता था, और कम्युनिटी एसेट पे और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का क्या था, इनका लक्ष्य था। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई ये मत सोचे कि ये प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम है, ये प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया? और आपके मेंस में तो आपको लिखने ही लिखने हैं, चाहे वो पूछे ना पूछे, तब तक आप क्रिटिकल एनालाइज नहीं कर पाओगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको बोलते हैं SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई। ये प्रोवाइड करती है वेजेस एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, उसके साथ साथ उनको क्या करना, दैनिक भत्ता प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी एंड क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेबल एसेट। द स्कीम वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ EAS एंड JGSY। क्लियर? आगे देखो, अब जितनी भी ये स्कीम है, कौन सी स्कीम पढ़ रहे थे हम, वेजेस से रिलेटेड स्कीम हमने पढ़ी। इन जितनी भी स्कीम है, इसमें हमने कहां तक स्कीम पढ़ी आपकी, 2001 तक। अब इसके बाद कौन सी स्कीम आएगी आपको पता है, मनरेगा। और मनरेगा कब आई थी, कमेंट बॉक्स में लिखो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब आया था भैया, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स प्लीज, कमेंट बॉक्स, 2005। ठीक है? तो 2001 के बाद बस सीधे क्या कर देना आपको, मनरेगा स्कीम बना देनी है। यही अभी तक जितनी है वेजेस वाली स्कीम है, इससे नई कोई स्कीम नहीं आई है। अब आप बोलोगे रोजगार की तो स्कीम आई है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है ना? तो रोजगार योजना अलग है, ये वेजेस योजना अलग है। क्लियर? तो वेजेस में अभी तक हमारे पास यहीं तक है स्कीम। क्लियर? एक है आपकी DDUY आजीविका मिशन, वो भी अलग है, वो इसमें मत करो, क्योंकि आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि हमें वेजेस में क्या लिखना है और रोजगार में क्या लिखना है, अप्रेंटिस में क्या लिखना है, स्किल डेवलपमेंट में क्या लिखना है। ठीक है? प्लेसमेंट कम स्किल डेवलपमेंट, इसमें क्या लिखना है, सब में आपको क्रिस्टल क्लियर अंतर पता होना चाहिए। मेरी क्लास में रेगुलर रहोगे तो सब में अंतर पता चल जाएगा, नहीं तो क्या करोगे, इधर का घसीटा उधर, उधर का घसीटा इधर। क्लियर? आगे देखते हैं।
अब ये जितनी भी स्कीम थी इनमें क्या क्या समस्याएं थी इनको देख लेते हैं। इससे पहले अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, प्लीज कमेंट करिए। कमेंट करने से ही फायदा होगा, रैंक तभी लगेगी। एकमात्र क्लास है जो रैंक प्रोड्यूस करने वाली क्लास है, समझ में आया? और आप लोग देख भी रहे हो पिछले 3 साल से। हमने सर लेट ज्वाइन किया है। चांदनी पांडे नाम का बच्चा तो हमारी क्लास में है, आप क्या दूसरे बच्चे हो क्या? लेट ज्वाइन किया है मतलब क्या? लेट ज्वाइन समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब हम देख लेते हैं ये जितनी भी स्कीम है इनमें समस्या क्या है, और ये यूनिवर्सल समस्या है। अब किसी भी स्कीम की क्रिटिसिज्म में ये सारी चीजें आंख बंद करके लिख सकते हो, ठीक है? तो पका पकाया मैटर आपको दोबारा मिल रहा है, देख लेते हैं। फंड वर नॉट यूटिलाइज इन द फुल, लैक ऑफ प्लानिंग, अनटाइमली रिलीज ऑफ फंड both from union government to the district rural development agency and from district rural development agency to the block, and the other factors such as inability of the state to generate the matching resources were the important factor that contribute to low utilization of the fund. भारत में हर स्कीम के साथ ये समस्या है कि फंड पहले आ नहीं रहा है। जी सर, चांदनी पांडे सर लेट ज्वाइन किया इसी वजह से समझ में नहीं आया। अच्छा, चलो रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, ठीक है? थोड़ा जितना भी लेट नहीं है आपका। भारत में जितनी भी स्कीम है लगभग लगभग सबके संग फंड की इशू है। अगर फंड आ भी जा रहा है तो अगर वो टाइम पे फंड नहीं आ रहा है तो वो फंड बेकार है, ठीक है? कोई कोई में क्या है फंड आता ही नहीं है, और किसमें फंड आता है तो टाइम से नहीं आता, क्योंकि ये फंड पहले कहाँ जाता है? सीधे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी में जाता है, और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी से भी क्या जाना है? ये ब्लॉक लेवल पे विलेज लेवल पे जाना है, समझ में आया? तो दो यहाँ पे क्या है बैरियर है, तो इन दोनों बैरियर को आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर लिखोगे। बेसिक चीज है, स्मॉल है, लेकिन अपने आंसर को ब्यूटीफुल बना देगी ये। हमें कहीं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पैरों के नीचे ही जो है क्या है, अगर आप मेहनत करना सीखो तो भैया सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इस दुनिया में। क्लियर? कवरेज ऑफ विलेज एंड द टारगेट ग्रुप वाज एक्सट्रीमली लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया स्कीम तो आ जा रही है, लेकिन उनका क्या कहते हैं पेनिट्रेशन कितने गांवों में है, इसमें क्या है इशू है। सर आज मेरे यहाँ नेट इशू बहुत है इसलिए क्लास नहीं देख पाई, कोई बात नहीं। तो भैया हमारे जो है सारे विलेजों कवर नहीं कर रहे हैं, टारगेट ग्रुप जो है हमारा एक्सट्रीमली क्या है लो है। ए लार्ज पार्ट ऑफ फंड वर यूज्ड लेस इन द लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी एंड मोर इन द कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी, द नॉर्मेटिक कैपिटल लेबर रेशियो वर नॉट अडहेयर टू। इसका मतलब कौन कौन समझा? इस सेंटेंस का मतलब कौन कौन समझा? भैया इन चीजों के नोट्स जरूर बना लेना, सिनेप्टिक नोट्स, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कुछ दुनिया से अलग पढ़ा है। केवल क्लास में आ रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो भैया कोई फायदा नहीं होगा इस पढ़ाई का, ठीक है ना? मैंने इसीलिए इस बार बच्चों से क्या मांगा? कंपाइलेशन मांगा, कि मैंने पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, ठीक है, पूरे साइंस एंड टेक में क्या क्या पढ़ाया। तो अब उस कंपाइलेशन को जब मैं खुद देख रहा हूँ ना, तो मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतना अच्छा जो है पूरे सारी की सारी कवरेज कर दी है कि आप यूपीएससी तक की प्रिपरेशन कर सकते हो। समझ में आया? जिन बच्चों ने नोट्स कंपाइल किया उनको पता होगा, मैंने खुद देखा, मैंने कहा यार ये तो सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। और जब सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसको याद करना है। करना नहीं करना? अब इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ बच्चों। ए लार्ज पार्ट ऑफ द फंड वाज यूज्ड लेस इन लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी एंड मोर इन कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी, द नॉर्मेटिव कैपिटल लेबर रेशियो वाज नॉट अडेयर टू। इसका मतलब कौन समझेगा? लेस लेबर यूज वर्क, हाँ ये तो सबको समझ में आ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। और कोई बताए? और कोई बताए नॉर्मेटिक कैपिटल लेबर रेशियो क्या है? ये एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्चा होता है। अच्छा जी, और बताइए, और कौन क्या क्या समझा भैया? उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात कर रहे हो, डिप्टी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, डीवाईएसपी करने की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी क्लास में भागीदारी करो, ठीक है? कठिन चीजें हैं लेकिन उनको आप सरल बना के रैंक लगा सकते हो।
तो भैया जो भी समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इतने सारे बच्चे ऑनलाइन हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं 3-4 बच्चे। ठीक है। प्लस का टाइम क्या है? 9 बजे रात के। अगर प्लस में नहीं हो तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, प्लस में ऑलरेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग आउटकम नहीं है, मशीनरी वर्क पर ज्यादा फोकस है, लेबर के बदले में कम वेजेस देना। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भारत सरकार जो भी फंड दे रही है, अगर उसको हम एक ऊपर जनरलाइज एवरेज वे में देखें तो आपको पता है दो तरह की इंडस्ट्री होती है, समझो पहले। एक है भैया लेबर इंटेंसिव और एक है आपकी कैपिटल इंटेंसिव। समझते हैं। लेबर इंटेंसिव हो गई आपकी आपकी क्या कहते हैं, जैसे कि आपकी हथकरघा उद्योग, समझते हो, हैंडीक्राफ्ट हो गया। क्लियर। आपकी लेदर इंडस्ट्री हो गई, से यस और नो। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। ये सब क्या है? लेबर इंटेंसिव, यानी कि इन तरह की फैक्ट्री को चलाने के लिए लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है ना। अब दूसरी इंडस्ट्री है, जैसे मान लो आईटी इंडस्ट्री। क्लियर। या बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पे सारा काम क्या होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या रोबोटिक्स से होता है। तो इसमें क्या है आपका बड़ी बड़ी मशीनरी आ रही है, बड़े बड़े रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजें आ रही हैं। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन किस पे? कैपिटल पे। कैपिटल का मतलब क्या होता है? लैंड हो गया, मशीनरी हो गई बड़ी बड़ी। से यस और नो। अब दो तरह के मॉडल है। मॉडल नंबर एक कह रहा है जिसमें हम उन इंडस्ट्री को ज्यादा ग्रो कर रहे हैं जहां पे लेबर की जरूरत ज्यादा है। मॉडल नंबर बी कह रहा है हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां पे क्या है, पैसा, बड़ी बड़ी मशीनरी वो ज्यादा है, लेबर का काम कम है। तो आप मुझे बताओ, अगर हमें रोजगार को क्या करना है, जो है देना है लोगों को, बेरोजगारी खत्म करनी है, तो मॉडल नंबर ए पे काम करना चाहिए कि मॉडल नंबर बी पे काम करना चाहिए? कॉमन सेंस से बताओ, किस पे काम करना चाहिए? मॉडल नंबर एक पे। भारत की भैया आबादी इतनी ज्यादा है, यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या जनरेट करो आप? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जनरेट करो, तब आप 100 करोड़ का रोजगार दे पाओगे। आपने सबको चुनाव में बोल दिया कि 100 करोड़ रोजगार देंगे, वो 100 करोड़ का रोजगार क्यों नहीं आ पाया? क्यों? क्योंकि आपने क्या करा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे काम बहुत कम करा। क्योंकि लगभग जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जो 100% करती है, उनमें से 60% से ज्यादा क्या है, सारी की सारी क्या है, लेबर इंटेंसिव है। या तो लेबर इंटेंसिव पे काम कर लो या तो एक्सपोर्ट पे काम कर लो, बात एक ही है। यानी कि आप रोजगार दे सकते थे, लेकिन अगर आप जो है कैपिटल पे काम करोगे तो आप रोजगार नहीं दे पाओगे। समझ में आया? और फिर लेबर कैपिटल रेशियो जो है ये हमेशा कम आएगा। लेबर कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं, लेबर कैपिटल रेशियो समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, कि मान लो मैंने जो है, पेन चल जा भाई, 100 रुपए लगाए। ठीक है, ये ए प्लांट है, मैंने 100 रुपए की इसमें कैपिटल लगाई। क्लियर। तो 100 रुपए की कैपिटल लगाने के कारण क्या है, मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे 10 मजदूरों की और जरूरत पड़ी। मान लेते हैं इस केस में। केस नंबर बी ये है कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 1000 रुपए लगाए, 10,000 लगाए। सोचो कितने ज्यादा गुना लगा दिए मैंने, 100 गुना ज्यादा पैसे लगा दिए। लेकिन मजदूरों की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? एक ही पड़ी। यानी कि क्या है, यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल लेबर रेशियो क्या है, बेकार है, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो क्या है, नॉर्मेटिव अच्छा है। क्या मेरी बात समझ में आए? यानी कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी के सापेक्ष लेबर का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी लेबर की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। समझ में आया? आज मैंने एक प्लांट खोला, तो मान लो मैंने 1000 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, तो मैं दूसरा प्लांट खोलूं तो भी लोगों को 1000 नहीं तो 500 को तो रोजगार दूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नई फैक्ट्री डाल दी, 20 ही लोगों की जरूरत पड़ी, क्यों? बाकी सारी क्या कर रही है? रोबोट्स काम कर रहे हैं, और ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो ऐसे रोजगार थोड़ी बढ़ेगा। तो अगर हमें रोजगार बढ़ाना है भैया, तो हमें हर इंडस्ट्री का क्या देखना पड़ेगा? नॉर्मेटिव कैपिटल लेबर रेशियो देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? कि कितना रुपए लगा रहे हैं, कितना हम लेबर को रोजगार दे रहे हैं। आगे देखो, मेजर बेनिफिट रिसीव्ड। अब मैं हिंदी में ही बता दिया मैंने आपको, हिंदी माध्यम वाला चाहे तो इसमें करके बहुत अच्छा अपने नोट्स बना सकता है। रोने से कुछ नहीं होगा कि हिंदी माध्यम वालों की रैंक नहीं लग रही। हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है। कोई पक्षपात नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको भी हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके अपने हिंदी के भी बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो। Majority of beneficiaries received less than 30 days of wages employment in a year। देखो इतनी बुरी हालत हो गई है लेबर की कि साल में केवल 30 दिन ही उनको रोजगार मिल रहा है वेजेस वाला। नॉन पुअर हाउस होल्ड वर ऑल्सो फाउंड टू हैव
बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोग्राम देयर वाज द बोगस रिपोर्टिंग ऑफ द अचीव टारगेट। बोगस का मतलब क्या होता है? नकली, ठीक है ना। तो यानी फर्जी, फर्जी जो है टारगेट अचीव करने की रिपोर्ट छापी जा रही है। ये खुद एआरसी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बट सर नाउ डे डीज रोबोट आर क्या लिखा है, MLRE पता नहीं क्या होता है, पेक्युलर इन द मॉडर्न डेज इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया। तो इस कमेंट को क्या बोलोगे बताओ? मैंने बोला था ना, इस कमेंट को क्या बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आनी चाहिए, लेबरों को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। और आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज? ठीक है। तो भैया मैं ये नहीं कह रहा कि उन वाली इंडस्ट्री को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सर मैं बाइलिंगुअल पढ़ता हूँ और कुछ वर्ड हिंदी में समझ आते हैं, कुछ इंग्लिश में। पेपर में ऐसे अलाउड है? पेपर में तो आप एक ही लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहे हैं दोनों वर्ड, ठीक है। अब पेपर में अगर पेन आपने इंग्लिश से उठाया तो इंग्लिश से ही खत्म करोगे, हिंदी से उठाया तो हिंदी से खत्म करोगे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी बाइलिंग में समझ में आ रहा है ना। अब जब आप आंसर राइटिंग करोगे मेरे साथ मिलके, तो धीरे धीरे आदत, प्रैक्टिस आपको बनाएगी। अभी आप डिसाइड मत करो कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें जो क्या करते हैं हम समय से पहले डिसाइड कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो कुछ चीजें समय से पहले डिसाइड ना करो, अपनी मेहनत जो कर रहे हो उस पे क्या करो, भरोसा करो। रोज का काम रोज करते रहो, धीरे धीरे सुधार होगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल देता था, जिस बच्चे ने 6 साल लगातार प्योर हिंदी मीडियम से क्या करे, एग्जाम लिखे थे। समझ में आया? लगातार 6 अटेम्प्ट दिए थे, और 7वें बार में वो कहीं से उधर से भटकता भटकता मेरे को मिला, यानी उसको मैं मिला। और मेरे एक ही बार में समझाने पे, जैसे आपको मैं समझाता हूँ ना, बाइलिंगुअल बनो, दोनों चीजों को समझो, वो इतना अच्छा समझा कि भैया उसने कहा कि सर मैं इंग्लिश में लिखूंगा। प्योर हिंदी मीडियम वाला बच्चा 6 साल तक नहीं लिखा उसने कभी पेपर इंग्लिश में। 7वें में बोला कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। और सब बस आप क्या करते रहो, रोज मुझे क्या करते रहो, गाइड करते रहो। मैं कहा ठीक है। और भाई उसने लिखा, राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, DYSP बना है 2017 बैच में। समझ में आ गया? आपको पता है पूरा उसने मेरे कहने पे जो है अपना सोशल वर्क का पेपर ही इंग्लिश में लिख डाला। अब इस पे आप राजनीति करोगे कि इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं, कि राहुल भाई की समझ बोलोगे, अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। राहुल भाई भी पूरे के पूरे क्या थे आपके, हिंदी मीडियम के थे, ठेठ हिंदी मीडियम के। जब वो लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हो। गलती ये है कि आप जो है अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्या कहते हैं, कष्ट देना चाहते ही नहीं हो शुरू से। शुरू से हम चाहते हैं कि हमें दुनिया भर की अच्छी किताबें हमारे हिंदी मीडियम में ही मिल जाए। अरे भैया उन राइटरों को गोली मारोगे क्या? जब उन राइटरों ने इंग्लिश में ही लिखी है तो क्या करे? तो भैया अपनी आदत सुधारो, थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो, डिक्शनरी बगल में रखो, उसका ट्रांसलेशन करो, उसका सेंस समझो, और फिर उसे अपने हिंदी में लिख दो। आप हिंदी में ही पेपर लिखो। मैं तो आपका मीडियम चेंज करने की बात नहीं कर रहा, राहुल ने तो अपना मीडियम ही चेंज कर दिया था। तो ऐसे लोग भी उदाहरण है, और ऐसे लोग सही में डिजर्व करते हैं DYSP बनना। वो लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते जो पहली क्लास में आके बोलते हैं अरे यहाँ पे हिंदी में क्लास नहीं हो रही, मेरा क्या होगा, मेरा ये हो गया। तो कर ले भैया दुनिया भर की हिंदी की क्लास, वहां जाके तो 10 साल में भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें पता है ना वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये भी तो सोचो, एक ही आदमी बार बार रिजल्ट कैसे निकाला जा रहा है? इसके हाथ में जादू है क्या? कोई जादू नहीं है। मेहनत करवाता हूँ बच्चों से, बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करवाना सिखाता हूँ। ये छोटी मोटी समस्या माध्यम वाली ये खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे इसको गलत वे में ले जाते हैं। मैं किसी हिंदी मीडियम को नहीं बोलता कि इंग्लिश में लिखो, मैं कहता हूँ हिंदी वाला हिंदी में ही लिखे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही लिखे, लेकिन क्वालिटी मटेरियल लिखे। और क्वालिटी मटेरियल इंग्लिश में है, इस बात पे हम बहस करके जीत ही नहीं सकते। समझ में आया? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग हैं वो इंग्लिश में लिख के चले गए भारत में। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। और कन्वर्ट कराने के लिए एक इंसान बैठा हुआ है अनअकैडमी में, जो दुनिया भर की सबसे टफेस्ट टफेस्ट किताबों को बहुत प्यार से आपको पढ़ाता है, लेकिन आप जो है उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। हाँ, उसी की क्लास से कोई टॉपर हो जाता है तो भीड़ की तरफ आ जाओगे, हाँ कौन है मुकेश सर, कौन है मुकेश सर, चलो उनकी क्लास में चलो। बस अभी इस समय 2021 वालों की आंख नहीं खुल रही है। हाँ, जिस दिन 2019 वाला और 2020 वाला फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो सबकी आंख खुलेंगी, चलो 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 मुकेश सर है कोई इस प्लेटफॉर्म पे। समझ में आया? तो ये आंख जो है पहली खोल लो तो ज्यादा फायदा होगा।
क्लियर? तो भैया इसका मतलब ये है कि हमने ये नहीं कहा कि भैया मॉडर्न इंडस्ट्री को बंद कर दो, हम ये कह रहे हैं कि रोजगार उत्पन्न करना है तो भैया आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। और जो आपने लिखा बट वट, ये तो सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को वहां पे नहीं लिखना है, ठीक है ना? मैंने दो तरह के बताए थे ना, एक पैम्पर बच्चे होते हैं कि वो क्रिटिकल एनालाइज कर ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या होता है, वट। तो ये बट वाला कॉन्सेप्ट क्या करो, थोड़ा साइड में कर दो, अगर ये एग्जाम जल्दी जीतना है। समझ में आ गया अनुपम? बहुत पहले भी मैंने आपको इसी बट वाली चीज पे समझाया था कि ये बट वाली चीजें छोड़ो यार, ये प्योर इंग्लिश मीडियम के पैम्पर बच्चों की कहानी होती है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। सिंपल बताता हूँ, कड़वे शब्द बोलता हूँ लेकिन सत्य शब्द बोलता हूँ। भैया दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बट बट वाली बात नहीं चलनी पड़ेगी, ठीक है ना? जब आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी क्यों परेशान है, एक होता है बट फिनोमिना, उसके बारे में बता दूं। बट फिनोमिना का मतलब क्या है कि पेपर नंबर 4 एथिक्स में पढ़ोगे कि जैसे कोई भी सबऑर्डिनेट है, ठीक है, जिस दिन उसका प्रमोशन होता है तो अपने बॉस के पास जाता है, बॉस उसको बोलता है कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वंडरफुल टास्क, ठीक है, आपने सारा टास्क समय पे भी कर लिया, ठीक है, आपने जो है डिपार्टमेंट का नाम भी बहुत ऊंचा कर दिया, ठीक है, आपके खिलाफ कोई करप्शन की शिकायत भी नहीं है। लेकिन लेकिन जहां पे लग गया, फिर वो क्या कहता है, लेकिन बट, लेकिन अभी आपका क्या है, प्रमोशन का क्या है, रोका जा रहा है क्योंकि कुछ कमियां हैं, आप उनको दूर करो। और वो कमियां कुछ नहीं होती, समझ में आया? इसको बोलते हैं प्योर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, बट थ्योरी। समझ में आया? किस किस को समझ में आया जो मैंने कहानी बताई? ये आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा होगा। जब आपके प्रमोशन की बात आएगी, आपकी सारी कहानी अच्छी बोली जाएगी, लास्ट में बट लगा के क्या कर दिया जाएगा, पूरा नाश पीट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये बट थ्योरी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी को डूबी पड़ी है। और फिर जब बट होता है तो क्या होता है, संबंधित सबऑर्डिनेट अपने बॉस का चमचा बन जाता है कि चलो भैया, बट का मतलब मैं समझ गया हूं, इनकी अब जी हजूरी करनी है, अब मेरे को अपनी इफिशियंसी पे काम नहीं करना है, अब मेरे को सारा टास्क काम पे नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, केवल जी हजूरी। और जिस साल आपने जी हजूरी कर ली, अगली साल आपका प्रमोशन हो गया। समझ में आ गया? ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये एथिक्स में है और इस बार मैं पढ़ाऊंगा केस स्टडी में, ठीक है? एक बट थ्योरी होती है और एक होता है चेयर सिटिंग प्रिंसिपल। चेयर सिटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि हर कोई आदमी, सरकारी आदमी कुर्सी पे ही बैठना चाहता है। आपने देखा है, वो अपनी कुर्सी से उठना ही नहीं चाहता। अगर उसे फोटो स्टेट भी निकालनी होगी ना, तो पियोन को बुला लेगा, यार वो फोटो स्टेट दे दे। वो अपनी कुर्सी से हिलना ही नहीं चाहता। समझ में आया? ये भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुर्सी पे जम गए, जब तक लंच नहीं होगा नहीं हटेंगे, तो भैया काम होगा ही कैसे? ठीक है? दिस प्रोग्राम क्रिएटेड इनकम फॉर द रूरल पुअर बट लेफ्ट वेरी फ्यू ड्यूरेबल एसेट। समझ में आया? इन प्रोग्राम में ने जो बहुत ही गरीब है, किसान जो रूरल वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत इनकम तो करी, लेकिन एक असेट क्रिएट नहीं करी। असेट क्रिएट नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है। अब आप सोचोगे सर कि रूरल वालों को फायदा दे दिया तो असेट कैसे क्रिएट नहीं करी? बच्चों, असेट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये गांव है, ये गांव में जो है 4 गरीब रहते हैं। एक का नाम है अनुपम, एक का नाम है सीपीएम, एक का नाम है दिव्या, एक का नाम है आपका सुधा सुधांशु। ये 4 गरीब है, ठीक है? अब भारत सरकार ने क्या करा, वेजेस वाली स्कीम निकाली और उनसे वेजेस में क्या हुआ, इन 4 गरीबों को काम मिलने लग गया। काम मिलने लग गया तो भैया इनको डेली क्या मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। तो इनका तो पैसा बना, तो मतलब क्या हुआ, इनको तो फायदा हुआ। अब एसेट क्रिएट कैसे नहीं हुई? एसेट क्रिएट इसलिए नहीं हुई कि अगर सरकार वहां पे वेजेस दे सकती है तो भैया इन लोगों से ऐसा काम कराती कि जो काम किसमें काम आता, कैसा काम कराती, मान लो नहर खुदवा देती, तो वेजेस के वेजेस मिलते, नहर की नहर काम आती। से नहीं करवाया, यानी कि काम वैसा कराया जिसमें कोई ड्यूरेबल एसेट क्रिएट नहीं। ड्यूरेबल मतलब जो सालों साल तक चले। मान लो कुछ ऐसा काम कराया भी तो 1 साल में ढह गया, फिर दोबारा उसी काम को करा रहे हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो यानी कि ड्यूरेबल एसेट भी होनी चाहिए क्रिएशन। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत मोटा पॉइंट है। द प्रोग्राम इनकरेज करप्शन बोथ एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इसमें तो सब लोग हाथ जोड़ देंगे कि भैया जितने ही पहले प्रोग्राम आए सबके सब में क्या हुआ, जैसे कि मनरेगा में पौधा लगाना, बहुत बढ़िया। कि करप्शन जो है, पॉलिटिशियन तो है ही, और ये जो है ब्यूरोक्रेट्स, ये भी क्या करने लगे,
muster rolls and measurement book was common and resulted in the loss of the fund that could have otherwise invested in the creation of the rural infrastructure. अब ये मस्टर रोल क्या होता है इसको समझते हैं, इस की टर्म को याद रखो। मस्टर रोल का मतलब सिंपल सा होता है कि जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस वाला रजिस्टर्ड। समझ में आया? लेमन लैंग्वेज में समझो उसको। अटेंडेंस लगेगा, उस हिसाब से उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और सोचो ये मेरा मस्टर रोल ही क्या हुआ, करप्शन वाला हो, यानी मैंने फर्जी नाम लगा रखे हैं। मैंने लगाया राहुल महाजन आए, ठीक है, दूसरा लगा दिया मैंने अनुराग सिंह आए, तीसरा लगा दिया दिव्या सिंह आई, हालांकि एक नाम है ही नहीं, और इनके खाते में चढ़ा दिया कि 120 रुपए पर डे लेगा, 120 रुपए पर डे लेगा। तो 12 12 चौबीस बात है 36, 360 रुपए तो करप्शन में मेरे जेब में चले गए ना। से यस और नो? क्लियर? ये तो 3 जनों से गए, तो सोचो कितनी सारे लोग कमाते होंगे, और ऐसे ही कमाते हैं। यानी कि आपके मस्टर रोल जो होने चाहिए उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि जितनों की अटेंडेंस है क्या उतने फील्ड में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये अटेंडेंस में 100 लिख रखा है, काम कर रहे हैं 20 जने, ऐसा ही होता है। समझ में आया? वो बात अलग है, अब इनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया, ठीक है, अब इन्हें आधार कार्ड से लिंक कर दिया, तो अब क्या है, करप्शन की फिर भी क्या है, गुंजाइश कम है, लेकिन क्या है, फिर भी आधार कार्ड भी लोग देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? मान लेते हैं ये एक अनुपम नाम का लड़का है, ठीक है, और अनुपम नाम का लड़का किसी दुकान पे जो है आपका क्या कहते हैं, कैशियर का काम करता है, ठीक है, गल्ले पे बैठता है। अब ये वैसे भी गरीब है, इसका आधार कार्ड भी बना हुआ है, यस और नो? तो इसकी प्रधान से सेटिंग है कि रोज ये अपना आधार कार्ड के थ्रू क्या करता है, मस्टर रोल में अपनी अटेंडेंस दिखा देता है, और जो इसको 120 रुपए मिलते हैं आधार कार्ड लिंक से, उसमें से ये 60 रुपए लेके खुश हो जाता है, बाकी 60 रुपए कहाँ चले जाते हैं, प्रधान के पास। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या काम कर रहा है, और ये कोई कोई बड़ी नौकरी तो कर नहीं रहा, किसी की गल्ले की दुकान में बैठा है, 6 7 हजार रुपए कमा रहा है, 60 रुपए पर डे यहां से कमा रहा है, तो भैया क्या दिक्कत है? समझ में आया? यानी आधार के बाद कम तो हुआ है, लेकिन जो इनके खास वाले हैं वो उनका नाम अभी भी आपको मस्टर रोल में दिखेगा। सबको समझ में आ गया ये? कोई ऐसा जो इसका अब वो करना चाहे, ऑब्जेक्शन करना चाहे, ऑब्जेक्शन भी किया करो। समझ में आया? तभी क्लास में मजा आएगा। तो मेरी क्लास का कोई भी बच्चा अब अटेंडेंस सीट ना लिख के क्या लिखा करेगा पेपर में, मस्टर रोल्स लिखा करेगा। लिख दोगे? लिख लिख के याद करो, मस्टर रोल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हिंदी माध्यम वाले भी इसको मस्टर रोल ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, मस्टर रोल। क्लियर? और ऐसा अंडरलाइन करके ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वाज लोअर देन द स्टिपुलेटेड नॉर्म ऑफ 30%। अब जितनी भी सरकार ने स्कीम निकाली थी वेजेस की, इसमें बोला 30% वुमेन को रोजगार देंगे, लेकिन वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या बहुत ही कम है, ये एक बड़ी समस्या। और इस समस्या से क्या हो रही है, जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, और जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है तो दुनिया भर की समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि वुमेन का एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों का माल न्यूट्रिशन रुकेगा, ये आपको पता ही है। क्लियर? तो वुमेन का एम्पावरमेंट ना होना एक तरीके से फिर से वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में चले जाना। और सुधांशु भाई ने जीपर सिस्टम लिख दिया, स्वीडन वाला, जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है ना, कि एक पार्टी एक बार जो है टिकट मेल को देगी और एक बार टिकट इसको देगी, फीमेल को देगी, इसको बोलते हैं जीपर सिस्टम। इन द मोस्ट केसेस कॉन्ट्रैक्टर वर इन्वॉल्व एंड यूज इन द मशीनरी आवाज आल्सो रिपोर्टेड दो द स्कीम एक्सप्रेस फॉरवर्ड इट। ठीक है ना? तो मतलब फर्जी जो है मशीनरी दिखा रखी है, स्कीम में जरूरत नहीं है, तो ये सब फर्जीपना जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर को आप हिंदी में क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में, क्या बोलते हैं यार इन्हें, ठेकेदार, ठीक है। तो जो ठेकेदार हैं वो और क्या कर देते हैं, सोने पे सुहागा कह देते हैं। लैक ऑफ कैपेबिलिटी, ये स्कीम के संग और क्या समस्या थी, वेरी फ्यू इलेक्टेड पंचायत चीफ एंड द अदर फंक्शनरी वर गिवन ट्रेनिंग 5 स्टार। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे जो डेमोक्रेसी में यह है कि हमारे प्रधान जो भी है किसी की भी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है। और सोचो जब उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या समझ में आएगा? समझ में आया? दिस अंडर स्कोर्स मतलब कम करना द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग कैपेसिटी इन द पंचायत दो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब भैया आप उनको ट्रेनिंग कराओगे नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कल को अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो भैया इससे कितना ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो उनको तो वो खेत ही खेत दिखेगा, खेत हल गाय बैल। सी यस और नो? क्लियर?
तो भैया प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग कराओ, प्रॉपर उनको वाटर सेट मैनेजमेंट सिखाओ, प्रॉपर उनको साइंटिफिक कल्चर सिखाओ, तो भैया वही किसान क्या कर सकता है, जैसा यूएसए में मॉडल गांव बने हैं ऐसे मॉडल गांव हमारे यहाँ भी बन सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि जितने भी, और अगर लेडी प्रधान बन गई तो और भी समस्या, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, प्रधानपति जो है घूमते रहते हैं, और प्रधानमंत्री का काम क्या होता है आपको पता ही है। से यस और नो, क्लियर? तो ये पॉइंट हर बच्चा लिखेगा। और ये समस्या क्या है हमारे पंचायती राज जो है स्ट्रक्चर में भी है। ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंचायत बॉडी इज द की टू द इफेक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये होना बहुत ही क्या है, ज्यादा जरूरी है। क्लियर है सभी को? क्लियर सभी को? चलो भैया आगे बढ़ो। आप लोगों को ये पॉइंट याद थे, लेकिन अब क्या है, की टर्म के अनुसार हम इन पॉइंटों को यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है। फोकस ऑन द फिजिकल वर्क, ये बहुत बड़ी समस्या है। समझते हैं क्या ऐसे समस्या है ये। द अर्लियर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम वर इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉलोनियल रिलीज ऑफ द फेमाइन रिलीफ वर्क इंट्रोड्यूस आफ्टर द डेकन वर्क इन 1890। इतनी प्यारी लाइन किसी किताब में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, विश्वास करो। जो सबसे अच्छी किताबों में से सबसे अच्छी किताब है, जो मैं खुद पढ़ता हूं लेकिन आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, जिसका नाम है उमा कपिला। मैंने आपको बता रखी होगी, बता रखी नहीं बता रखी है, उसे लेनी किसी को नहीं है, ठीक है। लेकिन उस किताब में भी ये चीज नहीं लिखी, ये पहली लाइन जो अभी यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे कॉलोनियल पीरियड था, अंग्रेजों का शासनकाल, अंग्रेजों के शासनकाल से एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था कि जब डेक्कन रियॉट हुए थे, ठीक है ना, जब डेक्कन रियॉट के बाद जो हमें काम करना था, जो क्या कहते हैं, अकाल पड़ा था, अकाल के बाद जो हमें क्या करना था, काम करना था, तो उसमें मजदूरों को लगाया गया, और वहीं से जो है ये मनरेगा और ये वेजेस वाला कॉन्सेप्ट आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहां से इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड मतलब वंशानुगत है, कहां से, जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो फेमाइन रिलीफ वर्क हुआ करते थे। फेमाइन रिलीफ वर्क मतलब, फेमाइन का मतलब होता है कि आपका अकाल पड़ जाना, भुखमरी हो जाना, और भुखमरी के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, तब से, ठीक है ना। एंड डीज फोकस्ड ऑन द फिजिकल वर्क, और इन्होंने केवल और केवल जो है फिजिकल वर्क पे ही काम करा। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दिस कंट्री एज ए डिपेंडेंट इकोनॉमी टू एक्सेलरेट द एवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आवर नॉलेज वेस्ट रूरल इकोनॉमी वाज डिस्ट्रॉय बाय द कॉलोनियल पावर। और अंग्रेजों ने हमारी रूरल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करा है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन तो इस बार जो है यूपीएससी के में प्रीलिम से पूछा गया था कि भैया अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उनको बर्बाद किया, था कि नहीं था? ये क्वेश्चन आया था इस बार। क्लियर? अब आप सोचो, मेंस पढ़ने से प्रीलिम्स और मजबूत होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स का गाना बजाने जाते हैं। आपको पढ़ाने वाले भी प्रीलिम्स से ज्यादा आपको पढ़ा नहीं सकते, ठीक है, तो वो भी प्रीलिम्स का गाना बजाते हैं और आप भी गाना बजाते हो प्रीलिम्स का। 3-3 4-4 साल प्रीलिम्स। ये समझ में नहीं आता कि अगर प्रीलिम्स पढ़ने से ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है। कुछ ना कुछ कमी को कैसे दूर करो, तो थोड़ा और स्टैंडर्ड पढ़ लो, तो क्या पता प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। देयर इज देयर फोर ए नीड टू रीडिफाइन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थ्रू आउट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द नॉलेज एंड स्किल इन द वर्क। तो अब केवल फिजिकल वर्क वाला टाइम नहीं रह गया, अब आपको टेक्निकल वर्क समझना पड़ेगा, स्किल का यूज करना पड़ेगा। दिस अप्रोच विल हेराल्ड एज सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी बना सकते हो। लोगों को मत्स्य पालन सिखाओ, लोगों को बकरी पालन सिखाओ, लोगों को पिग पालन सिखाओ, लोगों को काऊ पालन सिखाओ, दूध लेना सिखाओ। केवल फिजिकल वर्क से काम नहीं चलेगा कि नहरों की खुदाई कर दी और मरम्मत कर दी, हाउस बना दिए, ये सब फिजिकल वर्क हुआ। उनको स्किल जनरेट करो, समझ में आया? तो तब जाके उनको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर? दिस इज इंक्लूडेड इन अ चैलेंज इन द कॉटन इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया। अल्मोड़ा का सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने आपको केस स्टडी बताई रखी है। सर हमारे गांव में प्रधान की सीट रिजर्व है महिला के लिए 15 साल से, और उनका पति ही उनके साइन कर देता है। बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत किया जाए प्रधानपति का। अब आ जाओ भैया, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस को समझते हैं क्या होता है, बहुत प्यारा एग्जांपल से समझाता हूं। ये है अनुपम, ठीक है,
ये परियोजना का नाम है अनुपम परियोजना, और इस परियोजना के अंदर है इरिगेशन के लिए फंड मिला है। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों सिंचाई हिंदी माध्यम के लिए। दूसरी परियोजना है जिसका नाम है राहुल परियोजना, और राहुल परियोजना के अंदर जो है रोड बनाने के लिए फंड मिला है। ठीक है। तीसरी योजना है आपका दिव्या योजना, और दिव्या योजना के अंदर गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड बिछाने का क्या है, फंड मिला है। तीन योजना है आपके गांव में, सबको दिख रही है योजना। एक योजना कहती है मैं इरिगेशन के लिए काम करूंगी, एक योजना कहती है मैं रोड बनाने के लिए काम करूंगी, एक योजना कहती है मैं इंटरनेट बनाने के लिए काम करूंगी। ठीक है। अब चौथी योजना आई, घोषणा करी 2005 में कि मनरेगा या नरेगा बातें की है, ये स्कीम आ गई। ठीक है। अब मनरेगा स्कीम में बोला कि भैया हम क्या करेंगे, 100 दिन का कम से कम रोजगार देंगे लोगों को। क्लियर। अब इन्होंने क्या करा, मनरेगा में क्या करा, लोगों को जो है क्या बोला कि भैया आप अपनी पुलिया बनाओ, आप जो है कैनाल बनाओ। ठीक है। ये सारा काम कर रहे हैं। फिर बचा क्या करो, तो फिर सोचा कि अरे नाली रह गई, नालियों की मरम्मत करा दो। फिर नाली की मरम्मत करा दी, फिर क्या हुआ, क्या करो, फिर पता ही नहीं क्या करो। तो ऐसा करते हैं, बरसात का इंतजार करते हैं, ये नालियां फिर से टूटेंगी और फिर से नाली बनाएंगे, ये पुलिया फिर से टूटेगी, फिर इस पे बनाएंगे पुलिया। यही तो हो रहा है मनरेगा में। सही है और नो। तो अगर आप एक कॉमन सेंस से सीखो कि इस मनरेगा में कन्वर्जेंस कर दूं मैं ऑल रिसोर्स, कन्वर्जेंस मतलब जितनी भी छोटी मोटी स्कीम है जो उससे रिलेटेड है सबको एक ही साथ मिला दो। मान लो मैंने अब इन तीनों स्कीम को मनरेगा में मिला दिया, तो क्या होगा, अब मनरेगा के अंदर रोड भी बन जाएगी, अब मनरेगा के अंदर जो है इरिगेशन की भी कमी नहीं होगी फंड की, अब मनरेगा के अंदर इंटरनेट भी कनेक्शन लग जाएगा, और गांव के लोग यूट्यूब पे क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, मूवी देखेंगे, गाने सुनेंगे, मजे लेंगे। तो मतलब कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज, समझ गए। यानी कि भारत में स्कीम है, लेकिन अलग अलग मंत्रालय की अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम है। वैसे अगर मनरेगा वाले पैसा मांगेंगे ना इनसे, सच्चाई वाले, तो इन्हें कहेंगे हटो, तुम्हारी स्कीम नहीं है, इंटरनेट तुम्हारी स्कीम नहीं है। लेकिन अगर मैं इन स्कीम को क्या करूं, लेकिन मैं इस स्कीम को अगर क्या करूं, मैं इनको मैं मर्ज कर दूं, तो सोचो कितना अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। से यस और नो। तो यानी कि भारत को कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है कि नहीं है। अब समझ गए। अभी आप एग्जाम्पल आजीवन नहीं भूलोगे, जब कुछ भी समझ में ना आए तो किसी भी स्कीम में आप कन्वर्जेंस ऑफ द रिसोर्सेज लिख सकते हो। मजा आ गया, तो एक ताली तो बजा दो भैया। हिंदी मीडियम वाले तो बजा दो। आप लोगों को ही डर लगता है कि हिंदी मीडियम में सर पढ़ा नहीं पाते हैं। भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सबसे ज्यादा क्या हूँ, क्या हूँ, डिवोटेड हूँ। इंग्लिश में होने के बाद भी हिंदी मीडियम वालों की रैंक लगवाना मेरा क्या है, सपना है। समझ में आया। इंग्लिश वालों की तो लगी जाएगी। मजा तो तब आया ना कि आप बोलोगे एक हिंदी मीडियम वालों को लगा दिया। ठीक है। जैसे कि हम जब भी राहुल का नाम लेते हैं तो हमें फक्र होता है कि भैया वो डीवाईएसपी बना हिंदी मीडियम वाला प्योर। ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आया। अभी अंदर की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद भी पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर बैलेंस ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी स्कीम आई उसमें जेंडर बैलेंस नहीं हुआ। देर इज ए नीड टू, सर द मोमेंट यू सेड क्लैप एटलीस्ट वंस थ्रू वाई मदर वाज लिसनिंग टू योर मनरेगा, सो सी टू क्लैप फॉर यू। बहुत बढ़िया। माता जी को नमस्कार, फोटो दिखा देना। ठीक है ना। आपको भी आशीर्वाद दे और हमें भी आशीर्वाद दे कि हम ज्यादा जो है सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस कर सके, 300 का सपना पूरा करें और आपका भी सपना पूरा हो। जेंडर बैलेंस को समझते हैं। ठीक है। सर मैं भी हिंदी मीडियम की हूँ, लेकिन मुझे आपकी हर टॉपिक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। काजल जी को समझ में आ रहा है। आज सुबह आया था ना, कौन आई थी एक मैडम, कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर पहले आरसीसी का रास्ता बना दिया, फिर पानी की टंकी वालों ने भी पाइपलाइन बिछाने का रास्ता तोड़ दिया। तो रवि शर्मा जी तो क्या है, इसके साक्षात क्या है, क्या बोलेंगे इनको, दर्शी हैं क्या, कुछ ऐसी बोलेंगे ना। तो अगर यही कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्स हुआ करता तो दोनों मिलके क्या करते, पहले पाइपलाइन बिछा देते, फिर उसके ऊपर रोड बना देते। ठीक है। अब जेंडर बैलेंस को समझते हैं। देर इज नीड टू अचीव अप्रोप्रिएट जेंडर बैलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नरेगा।
यानी कि मनरेगा अगर पुरुष के लिए है तो महिलाओं के लिए भी है, दोनों को हमें रोजगार देना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दिस इज हैज सेड, थैंक यू वेरी मच। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ट्विन कंसिडरेशन ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर एंड द फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। समझते हैं, देखो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी समझते हैं क्या होता है। फेमिनाइजेशन तो आप समझते हो ना, फीमेल से रिलेटेड है, क्लियर। अगर आप गरीबों को ढूंढ देखोगे तो ज्यादातर आपको महिला गरीब दिखेंगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं को तो रोजगार वैसे ही नहीं मिल रहा, और बेचारी क्या है, उनकी भी एज बढ़ रही है कि नहीं है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बहुत बड़ी समस्या हमारे पास होने वाली है। और अगर हम अभी जेंडर इक्वलिटी पे बात नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि समाज क्या है, दोनों से बना हुआ है। और एक समाज का जो टायर है वो क्या जा रहा है, गरीबी में जा रहा है, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप हो, आप किसी पार्टी में जाते हो, तो क्या बोलते हो, हम कैजुअल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, मतलब जो मन में आ रहा है हम पहन के जा सकते हैं। वहीं आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो क्या बोलते हो, फॉर्मल पैंट शर्ट पहनेंगे, बोलते हो नहीं बोलते। यानी फॉर्मल चीज क्या है, मोर टेक्निकल है, ठीक है। अब कैजुअलाइजेशन ऑफ द लेबर का मतलब क्या हुआ, जिसको जो मन लाए वो काम कर ले, ना कोई चॉइस का, नो ना कोई स्किल का। ग्रेजुएशन वाला भी रोड खोद रहा है, एमबीबीएस वाला भी रोड खोद रहा है, तो भैया फायदा ही क्या। समझ में आया, क्लियर। तो लेबर को भी क्या कर दिया आपने, कैजुअल लेबर बना रखा है, उनको स्पेसिफिक नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि आपने इसके लिए स्पेसिफिक रोजगार ही नहीं दिया, तो आपको कहां बनाओगे। तो भैया कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर चल रहा है। समझ में आया। तू नहीं आएगा तो दूसरा काम करेगा, तू नहीं करेगा तो तीसरा काम करेगा। हर कोई आदमी तैयार है कि एक ना कहे मैं हाँ कह दूं। ऐसा ही होता है, नहीं होता है, क्लियर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेंडर बैलेंस पे हमें काम करना है, अदरवाइज हम जो है, हमारा देश फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी और कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर से ग्रसित हो जाएगा, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। कीवर्ड याद करो, ये नंबर अपना आप दे जाएगा आपको। जो आप लिखोगे, चेक करने वाले को पूरा पता है कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है और फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। थोड़ा रटना भी सीखो, ठीक है, टॉपर तभी बनोगे। टू द स्कीम बिकम द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द, फिर तो आपको पता ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपको पता ही है कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी इस देश का ग्रोथ नहीं हो सकती। देयर इज ए नीड टू मेंटेन द टोटल ट्रांसपेरेंसी पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी। कोई भी योजना आ रही है तो उसका लाभार्थी कौन होगा, इसमें किसी भी तरीके का करप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने बात तो करी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर आप जमीनी स्तर पर देखो तो जितने भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोगों ने आवास ले लिए हैं। समझ में आया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एकदम सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। और अगर आप कोई मंत्री विजिट करने जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मंत्री जी विजिट करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, जानबूझ के गरीब लोगों को वहां पे रख देंगे और उनसे बोलेंगे आप ही का घर है, तो वो भी बोल देंगे हाँ हमारा ही घर है। वो नहीं बताएंगे कि उनको आज ही रखा गया है। समझ में आया। यानी कि आपने 10-20 घरों को दे दिया क्या, गरीबों को, बाकी 80% जो है अपने रिश्तेदारों के लिए बचा रखे हैं, उनको किराए पे चढ़ाने का आपने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, क्लियर। तो ये गलत है। तो यानी बेनिफिशियरी जो है, काश अगर वो गरीब होते, काश अगर वो डिसेबल होते, तो सोचो कितने करोड़ घर बने हैं, कितने सारे लोगों को छत मिल सकती थी, मिल सकती थी, नहीं मिल सकती थी। लेकिन क्या है, कोई पूछने वाला नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड परसेप्शन ऑफ द एस्टिमेट्स। मस्टर रोल शुड बी फ्रीली अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन। मस्टर रोल समझते हो ना, वही अटेंडेंस सीट। अगर विजिट करने आ रहा हूं तो मैं तुम मेरे को तुरंत रजिस्टर्ड मिलना चाहिए। ये नहीं कि सर प्रधान ने जो है ताले बंद कर रखा है, चाबी तो हमारे पास है नहीं, कौन ताला तोड़े। समझ में आया। एक ये जो है वेब सीरीज आई थी थोड़े दिनों पहले, पंचायत नाम की सीरीज। इसमें जो है आपके जो है फेवरेट स्टार थे, याद आ रहा है ना, क्या नाम है उनका, फेवरेट स्टार आप लोगों के हैं जो, कौन से भैया हैं वो, जीतू भैया। तो जीतू भैया भी जब जाते हैं तो वहां पे ताला लगा होता है। समझ में आया। और ताला की चाबी कहाँ है, प्रधानमंत्री के पास, और वो भी खुल जाता है। और फिर ताला तोड़ने में कितनी कितनी ज्यादा समस्या होती नहीं होती, कि ताला टूट गया इतनी बड़ी बात हो गई। तो आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मस्टर रोल शुड बी अवेलेबल 24/7। क्लियर सभी को।
पेमेंट ऑफ वर्कर शुड बी मेड पब्लिकली ऑन द प्री अनाउंसमेंट डेट। कितनी प्यारी बात लिखी है, देखो इसको लिखना जरूर। यानी कि मान लो अगर मुझे पेमेंट देना है तो मैं 4 दिन पहले गांव में अनाउंस कर दूं कि 15 तारीख को सभी को पेमेंट मिलेगा। तो 15 तारीख को लोग आएंगे, टेंट के नीचे बैठे रहेंगे, एक एक करके सबको बुलाऊंगा, मैं उनको पैसा देता रहूंगा। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? से यस और नो? यानी पेमेंट जो है हमेशा पब्लिक के सामने होना चाहिए, तो पब्लिक को खुद पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने काम करा, कितने लोगों ने काम नहीं करा। या अगर वो आदमी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो किसी दुकान में गल्ले पे कैशियर का काम करता था, अगर वो वहां पे पैसा लेने आया तो लोग चिल्ला नहीं दे देंगे? चिल्ला देंगे नहीं चिल्लाएंगे? अरे ये तो रवि है, ये तो वहां काम करता है, इसको मनरेगा में काम कैसे मिल गया? समझ में आया? क्लियर? तो यानी कि हर कोई पकड़ा जाएगा, ग्रहित भी अगर ऐसा कर रहा हो, ग्रहित कोई पकड़ लेंगे, सीपीएम कोई पकड़ लेंगे, बोले अरे ये तो वही है, ये तो मोटरसाइकिल से घूमता है, ये मनरेगा काम कब से करने लग गया, हमने तो इसको कभी देखा ही ना। ऐसी तो बोलते हैं कि हमने तो देखा ही ना बाबा इसको, तो ये बाबा ये कहां से ले जा रहा है पैसे? तो भैया ये होना चाहिए, ठीक है ना? when the muster roll is also made public, steps should be taken make to entire implementation process of totally transparent. In the case each panchayat is public authority under the Right to Information Act and has to discharge all obligation stipulated under this act. और सारी की सारी पंचायतें जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर आती हैं, तो उनको सारे नियम कानून फॉलो भी करने चाहिए। लेकिन अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करो, प्रधानों को कहेंगे ये क्या होता है, ये क्या चीज है भाई, हम तो जानत ना। समझ में आया? तो जानत ना तो फिर क्या क्या करोगे? कहानी खत्म। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छे वे में मैं हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए बता रहा हूँ। और ये हो गया लेक्चर चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम ह्यूमन कैपिटल चैप्टर में दुनिया भर की जो हमारी बहुत ही ग्रेट ग्रेट बहुत महान महान जो स्कीम है उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इससे बढ़िया चैप्टर आपको नहीं मिलेगा पूरे भारत में किसी बुक में। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की बुक हम पढ़ा रहे हैं, एआरसी। आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना एआरसी को हमें कितनी जल्दी पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है? तो मैंने इतनी जल्दी नहीं पढ़ाया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। काश अगर मैंने आपको और जल्दी ये पढ़ाया होता तो हो सकता था कि रैंक 1 इसी साल लग जाती। समझ में आया? क्लियर? लेकिन होता है ना कि एक कहते हैं ना कि भैया कि जैसा माहौल वैसा ही काम करना पड़ता है, और वो माहौल पे मैंने आपको पहले बता ही रखा है। ठीक है ना? क्योंकि अलग करने के लिए बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए, कि बच्चे बोले कि हाँ हमें मेंस की तैयारी करनी है। बच्चा अपनी तरफ ही कमजोर है, बच्चा पहले ही बोलता है प्रीलिम्स प्रीलिम प्रीलिम। बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि प्रीलिम्स के लिए कहाँ विदेश से चीज लेके आए। भैया लक्ष्मीकांत आपने पढ़ ली, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ ली, दुनिया भर की किताब पढ़ ली, तब भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा। यानी कि क्या है, कुछ चीजें अलग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है? लेकिन हर साल अगर प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ते रहोगे तो फिर क्या प्रीलिम्स नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के आप अगर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन जो कैसे आने लग गए, डायनामिक, जो आपने इधर उधर कहीं पढ़े हो। समझ में आया? अब वो शिलाजीत वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अब वो शिलाजीत के लिए जरूर थोड़ी कि आपको किताब से पढ़ना हो, ये एक शिलाजीत का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, सीएस और प्रीलिम्स में था नहीं था? अब बहुत पहले मैंने जो है ये कहां से सुना था, मैंने एक बाबा के मुंह से सुना था। समझ में आया? कि इसमें क्या होती है, वो बाबा बोला था कि भैया इसमें क्या होती है, रॉक होती है, चट्टान, उसको क्या करते हैं वो घिसते हैं। ठीक है? वो पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो जब घिसते हैं तो उसका पाउडर क्या होता है, पानी में नीचे घुल जाता है, नीचे बैठ जाता है। और फिर हम पानी को हटा देते हैं, और फिर जो जो नीचे उसकी ऐस जो मतलब जो उसकी क्या कहते हैं आप, वो मिट्टी समझो जो बनती है, उसका गोला गोला बना के प्रिजर्व करके उसकी शिलाजीत बन जाती है। समझ में आया? क्लियर? तो आप वहां से कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी कि हमने इसके लिए कोई किताब पढ़ी हो। समझ में आ रहा है ना? अब ब्रेन वाला क्वेश्चन था, ब्रेन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया था। ब्रेन वाला एक शराबी का एग्जाम्पल से समझाया था, नहीं समझाया था? मैंने कहा था भैया आपके ब्रेन में मतलब कान के ऊपर यहाँ पे सेरिब्रेलम होता है, और सेरिब्रेलम का काम होता है आपको बैलेंस करना। से यस और नो? बताया था नहीं बताया था? वही क्वेश्चन वहां पे टपका था। अब इसके लिए मुझे किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और आप प्रीलिम्स की किताब पढ़ते रहो, प्रीलिम्स करते रहो। यानी कि अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। ये आप चीजों को समझो, तभी आप सोचो कि कोई भी जितनी भी अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं यूपीएससी की, वो एक ही बार में सारा कोर्स कराते हैं, प्रीलिम्स कम्स मेंस, और उनका बच्चा जो है ठीक ठाक प्रदर्शन कर देता है। वो इसीलिए करता है। लेकिन क्या है, आप लोगों को पढ़ना है केवल प्रीलिम्स। आप लोगों को मतलब ही नहीं है कि हमारी रैंक लगे, आपको खाली इतना मतलब है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। तो ना प्रीलिम्स क्लियर होगा ना मेंस की तैयारी होगी।
और एक बार में अगर प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ लिया तो प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। लेकिन दूसरी चीज आपको क्या है समझ में नहीं आ रही है। जब 1-2 साल बर्बाद होंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। 3 बजे आज मैंने क्लास रखी है आप सभी के लिए कि आपकी 2021 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। प्रीलिम्स कम मेंस कम इंटरव्यू सब चीज बताऊंगा। कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कौन कौन से नोट्सों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा होगा। तो जिन्होंने अपनी अभी भी आंखें बंद करके रख रखी हैं तो प्लीज 3 बजे वाली स्पेशल क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि मैं उसमें इसी चीज की चर्चा करूंगा। और आपकी जो भी दिक्कत है मेरे से पूरी ईमानदारी से आप पूछना पढ़ाई से संबंधित, मैं पूरी ईमानदारी से उसको बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो भैया ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। 3 बजे वाली क्लास में आओ और एक बार फिर से कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने की, आपको एकदम सही रास्ते में ले जाने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा रास्ता सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार रास्ता है, लेकिन इस सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में क्या है, कड़वाहट बहुत है, और उस कड़वाहट से आप डर जाते हो। समझ में आया? क्योंकि मैं किसी बच्चे से मीठी और प्यार भरी बातें नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगानी है आपकी रैंक, आपको मेरे को बनाना है योद्धा, और योद्धा बनाने के लिए क्या है, मीठी बातें नहीं की जाती है। समझ में आया? आप लोग उन लोगों से लड़ोगे जो रैंक लगा रहे हैं। जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे तो आपको 1000 लोग अपने आसपास दिखे होंगे। हर बच्चे के पास क्या है, कलम है, हर बच्चे के पास दिमाग है, हर बच्चा सोचता है कि इस आंसर को मैं कितना अच्छा लिखूं कि इस बार मेरी रैंक लग जाए। समझ में आया? कंपटीशन बहुत टफ है। अभी तो आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। तो उस लेवल पे तब पहुंचोगे जब मेहनत करोगे। मीठी बातों से काम नहीं चलेगा, यार दोस्ती से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? और इसमें अगर हमसे आपसे कुछ थोड़े पैसे मांग रहे हैं 6300 रुपए, इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ना, मेरे नोट्स का प्रिंट आउट ले लो किसी भी चीज का, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े इंस्टीट्यूट से मेरे नोट्स मिला लो। अभी आपको ये चीज पता ही नहीं है ना। समझ में आया? आप मिला के देख लो यार, कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक, इकोनॉमिक्स का, आपका ज्योग्राफी का, आपका हिस्ट्री का, आपका साइंस एंड टेक का, आपका करंट अफेयर का, कोई सा भी टॉपिक उठा के जो है आप क्रॉस चेक कर लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को जो है आसानी से करो। सर मेरे फ्रेंड ने आपका जो है सेशन देखा है, जल्दी आपसे पढ़ना चाह रही है, सब्सक्रिप्शन लेंगी। थैंक यू वेरी मच दीपांशु जी, उनको रेफरल कोड MKS लाइव ही बताइएगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं भैया हम अपनी 3 बजे की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जिस किसी बच्चे को जुड़ना हो तो मेरा रेफरल कोड क्या है, MKS लाइव है। आप इसमें जो है जुड़ सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। सीधी बात। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।